क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कैसे कोई सर्कल लेंगे, है ना, ऐसा कोई सर्कल ले लिए सपोज, और यहाँ से हम लोग एक रेडियस मान लेते हैं। सपोज मान लो कि हम लोग एक रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का। यहाँ से कुछ देर के बाद जैसे ये मतलब ट्रेवल करेगा, मतलब ये जो एंगल सबटेंड करेगा, तो जब यहाँ पहुंच जाएगा तो कुछ एंगल सबटेंड किया, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा एंगल, है ना। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा एंगल, इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं थीटा, ठीक है। और ये हम लोग का हो जाएगा आर्क लेंथ, है ना। ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आर्क लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का आर्क लेंथ, और ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए, फॉर थीटा इक्वल टू वेरी स्मॉल, थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है ना, बहुत स्मॉल एंगल के लिए, यहाँ पे जो थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पे लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल सेम हो जाता है, लेंथ ऑफ द सर्कल इज रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 रेडियन का एंगल सबटेंड किए, उससे हम लोग बोलेंगे कि 1 रेडियन का एंगल सबटेंड किए, 1 रेडियन का, ठीक है। 1 रेडियन का एंगल सर सबटेंड किए। हाँ, सर लेंथ ऑफ द सर्कल या फिर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, दिस पार्ट ओनली, ये वाला पार्ट जिसको हम येलो से कर दे रहे हैं, ये पार्ट, ओनली दिस पार्ट, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, let theta is very small, theta बहुत small है, so L can be considered straight line, and so it's very, for a very small angle theta equal to L by R, so this when this L equal to R, मतलब जब arc of the circle, arc length इसको बोलते हैं हम लोग, और जब radius of the circle सेम हो जा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग बोल रहे हैं कि 1 रेडियन का एंगल सबटेंड किए हैं, उस कंडीशन में हम लोग बोल रहे हैं 1 रेडियन का एंगल सबटेंड किए हैं, ठीक है। अब रेडियन का अगर हम लोग डिग्री के साथ रिलेशन देखें तो देखो कैसे होता है, हम लोग सर बोलते हैं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। हाँ हम लोग क्या बोलते हैं, पाई रेडियन, ऐसे हाँ वेरी गुड, ऐसे याद रखो, हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन, है ना, पाई रेडियन। पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से फिर 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन का वैल्यू हो जाता है 180 बाई पाई डिग्री, ये है डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, ठीक है। सर अब 1 क्योंकि रेडियन इक्वल टू एल बाई आर हो गया, तो सर हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडियन सिर्फ सर्कल्स में अप्लाई होता है? बिल्कुल बिल्कुल, रेडियन सिर्फ एंगल में अप्लाई होता है, मतलब एंगल सब, एंगल जब देख रहे हैं, डिग्री या फिर रेडियन, ठीक है। डिग्री रेडियन 2 यूनिट है, या फिर मिनट और सेकंड, मिनट सेकंड भी लेते हैं, डिग्री लेते हैं, रेडियन लेते हैं। एंगल मेजरमेंट करने का यूनिट है ना। प्लेन एंगल मेजर करने का होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल मेजर करने का तरीका होता है स्टे रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन होगा 180 बाई पाई, और अगर हम लोग 1 डिग्री लिखेंगे तो पाई बाई 180 हो जाएगा। इसको लिख लो तो तुम लोग जल्दी, फिर मेरा पेन देख लेते हैं कहाँ रख दूं, को याद ही नहीं आ रहा है। सर तो एंगुलर वेलोसिटी जो एक टॉपिक हो गया सर, उसमें सर हम लोग डिग्री का यूज करेंगे या फिर रेडियन का? रेडियन का करते हैं। एक बार बताए थे, याद है तुमको पढ़ाए थे जब अलग से डाउट क्लास में, तो वहां पे रेडियन का यूज कर रहे थे। सर याद नहीं, सॉरी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए रेडियन पर सेकेंड। सर हमको पढ़ाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, किसी को पढ़ाए थे, मुझे याद है। जो भी हो, तो एंगुलर टर्म में हम रेडियन का यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह 1 रेडियन को अगर 180 बाई पाई डिग्री लिखते हैं, तो 1 डिग्री को हम लोग लिखेंगे पाई बाई 180 रेडियन, ठीक, पाई बाई 180 रेडियन। तो इसको सर याद इसका रखना। प्रूफ भी तो होता है ना? इसका प्रूफ भी होता है, इसका प्रूफ भी होता है ना। प्रूफ बहुत सिंपल है इसका, तब इसका वैल्यू को बस याद रखना है। ये हम लोग यूज करते हैं, ये जो टर्म है ना हम लोग यूज करते हैं, याद रखना। हम लोग डिग्री मतलब एंगल के मेजरमेंट पर इधर डिग्री को यूज करते हैं, नहीं तो रेडियन को यूज करते हैं, ठीक है। डिग्री को यूज करते हैं तो रेडियन रेडियन को यूज करते हैं। अच्छा, इसको तुम लोग लिख लो, तो और एक बार पेन देख लेते हैं, पेन नहीं मिल रहा है, कहाँ रख थैंक दिया। यू सर। अच्छा, मिल गया, पेन मिल गया, चलो। पेन यहाँ पे कहीं
किताब में ये हो गया था। ठीक है, चलो तो आज हम लोग ना आगे देखते हैं। ठीक, और क्या डाउट? सर हमको एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है? वो डॉट प्रोडक्ट है ना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, उसको वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। रुको बताते रहे एक सेकंड। वर्क एनर्जी एंड पावर, देखो वेक्टर, दोनों वेक्टर है, जैसे हम लोग पहले क्लास में इसको डिस्कस किए थे। दोनों वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, दोनों वेक्टर है। क्या क्या वेक्टर है? एक तो फोर्स भी वेक्टर है, जैसे हम लोग वर्क को क्या लिख रहे हैं, वर्क को हम लोग लिख रहे हैं, सॉरी वर्क में वेक्टर का साइन नहीं देंगे, वर्क को हम लोग लिख रहे हैं फोर्स और सर क्या डिस्प्लेसमेंट का कंक्लूड करते हैं कि जो भी कॉज है वो स्केलर होता है और जो भी इफेक्ट आ रहा है वो वेक्टर होता है? ऐसा बोल सकते हैं कि दो वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, दोनों का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा होगा, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ये, है ना। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नहीं सर, मेरा मतलब था कि जैसे सर फोर्स एक इफेक्ट है तो सर वो हाँ। वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक इफेक्ट है तो वो भी वेक्टर हो गया। तो सर क्या हम लोग इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कॉजेस आर स्केलर एंड इफेक्ट्स आर वेक्टर? हाँ बोल सकते हैं ऐसे भी, है ना। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब हो रहा है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, इफेक्ट है वो, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है ये। तो वेक्टर को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, आइदर हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वर्क डन में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, इसी वजह से स्केलर आता है। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, इसी को हम लोग एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, तो ये स्केलर होगा, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर होगा। और थीटा क्या होगा? थीटा होता है एंगल बिटवीन एफ एंड एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में वर्क डन देख रहे थे, और वर्क डन का हम लोग बहुत सारा तरीका देखे थे। एक तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और एक बताए थे कि वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग वर्क डन को देख रहे थे। तो उसमें शायद हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जहां तक हमको याद है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स कर लिए थे, है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कर लिए थे। आज हम लोग वेरिएबल फोर्स देखते हैं और ग्राफ देखते हैं, कैसे ग्राफ बनता है। देखो ध्यान से, कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो देखो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो वेरी करे, जो कांस्टेंट नहीं हो, है ना। ऐसा फोर्स जो वेरी करे मतलब पोजीशन पे डिपेंड करे। सपोज मान लो कि उस टाइम में हम लोग को कोई फोर्स है ना, कोई फोर्स है और वो एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्चुअली ये फोर्स जो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, तो हम लोग इसको वेरिएबल फोर्स मान लेते हैं। से दिस इज द वेरिएबल फोर्स, ठीक, एक वेरिएबल फोर्स है। तो इसके लिए हम लोग को स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। डी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, डी डब्ल्यू को लिखेंगे एफ डॉट डी एक्स डिफरेंशियल फॉर्म में। या अगर तुमको डिफरेंशिएशन से दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिखो, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स। इसी को जब डेल्टा को बहुत छोटा लेते तो इसको डी लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अगर पूरा वर्क डन निकालना पड़ता है तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ता है कैलकुलस से। अगर पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा तो हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या देगा? पूरा वर्क डन।
तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ डी एक्स को, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक, है ना, x1 से लेके x2 तक। तो ये तरीका होता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का। ये होता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का, मतलब यहाँ पे फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट अगर होता तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता, है ना। कोई भी कांस्टेंट होता है ना तो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है। तो चूंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स जो है वो एक फंक्शन होना चाहिए, किसका, एक फंक्शन होना चाहिए पोजीशन का, है ना। तो फिर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहे हैं, ध्यान देना, ठीक। जैसे मान लो फोर्स वेरिएबल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x + 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। और हम लोग को वर्क डन पूछा गया, x = 1 से लेके x = 3 पोजीशन पे वर्क डन पूछा गया। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे विच इज नथिंग बट dw, और dw का वैल्यू क्या होगा, f dx। इसको लिमिट बोलते हैं हम लोग, समझ रहे हो सब सर लोग। 12 जूल होगा क्या? 12 जूल देखते हैं करके। तो क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन करो, 2x + 2 dx, लिमिट कितना, 1 से लेके 3, ठीक है। एग्जाम्पल है, तो देखो 2 बाहर निकल गया, 2 तो कांस्टेंट है, x dx, ऐसे करते इंटीग्रेशन हम लोग 1 से 3 प्लस क्या, +2 dx का, फिर कितना, 1 से 3। तो x dx का क्या हो जाएगा, x²/2, फॉर्मूला ही होता है इंटीग्रेशन का, x का पावर n रहेगा, इसका रिजल्ट आता है x का पावर n dx का रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आता है x का पावर n+1/n+1, ये होता है रिजल्ट, n = -1, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग फॉर्मूला से यूज करेंगे अगर, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2, और ये हो जाएगा x²/2, है ना, x²/2, 1 से लेके 3 +2, और dx का हो जाएगा x, ठीक है। अब हम लोग को लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 3²/2 माइनस 1²/2 प्लस 2 3 - 1, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा 9/2 -1/2, ठीक है, और +2 × 2, तो 2, ये हो जाएगा 8/2, 2 कट गया, हाँ 12 हो जाएगा, वेरी गुड। कितना जाएगा, 12 जूल, ठीक है, 12 जूल इज द आंसर। तो ऐसे बनाएंगे वेरिएबल का। वेरिएबल का तो इस क्लास में नहीं आएगा, 9 क्लास में, बट तुम लोगों को जानना है आगे के लिए, तो फिर याद रखना, ठीक है। इंटीग्रेट करके बनाते हैं। सर ये इंटीग्रेशन वाला एक बार बोल। फिर से बता दें। बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे एफ वेरिएबल फोर्स में क्या बोले, फोर्स कोई फंक्शन है मान लो x का, तो f को लिए है 2x + 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है मान लो, ठीक। तो तुम सबसे पहले अगर dw निकालोगे तो वर्क डन इंटीग्रेट करोगे तो dw को तो पूरा वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे f dx, ठीक है, f dx वर्क डन होता है, dw होता है f dx, तो पूरा वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ f dx। लिमिट कहाँ से कहाँ दिया है, पोजीशन 3 से 1, तो लिमिट यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, एक बार 1, एक बार यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए 3, फिर हम सॉल्व किए। तो इसको ब्रेक करके ऐसे करते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके करते हैं। तो एक बार ये dx मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 2x dx, 2 बाहर निकल गया, एक बार 2 dx, 2 बाहर निकल गया dx, ठीक है। x dx का हो जाएगा x²/2, ये फॉर्मूला होता है, सुनो, x⁴n dx अगर रहेगा तो होगा x का x⁴n+1/n+1, ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का। तो x का पावर कुछ नहीं 1, मतलब x का पावर 2/2, और dx का होता है x, लिमिट पुट कर दिए 1 से 3 तक। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू है 3 का स्क्वायर/2 माइनस 1 का स्क्वायर/2 प्लस 2
और x का लगभग 3 और एक बार 1 है ना। x जहां जहां वैल्यू है 3 - 1 कर दो, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बस सॉल्व कर दोगे है ना, और जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा यहाँ पे वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x कैसे होता है? log x का डिफरेंस उसको याद रखना पड़ता है, ऐसा उसका कैसा होता है प्रूफ से जान के कोई मतलब उसका प्रूफ नहीं है कोई? प्रूफ है, प्रूफ हम लोग 12 में भी नहीं पढ़ते हैं, वो सब अनवांटेड चीज है, हम लोग 12 क्लास में भी उसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, होता है, बस याद रखना पड़ेगा, जैसे sin x का cos x होता है, सबका प्रूफ होता है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी यूज करके सभी टर्म का प्रूफ हो सकता है, बट हम लोग फॉर्मूला को याद रखते हैं बस, cos x sin x log x एक्सपोनेंशियल x। सर log x में x में मॉड्यूलस लगेगा ना? मॉड्यूलस log x मतलब ln x है, ये है ना, log x फंक्शन है तो उसको पॉजिटिव लेके काम करते हैं हम लोग, ln x है। सर मतलब dy by dx ऑफ log ex क्यों आता है सर? मतलब इसका कोई रीजन नहीं है? जैसे कि सर अगर हम लोग 5 का डिफरेंशिएशन देखें मतलब dy by dx, तो सर वो 0 आता है और उसको हम लोग ग्राफ से समझ भी सकते हैं कि वो लाइन सीधा है इसीलिए स्लोप 0 है। सर ये Constant, सबको कैसे समझा जाए? कांस्टेंट का 0 आएगा, कांस्टेंट का 0 आएगा। यस सर वही। तो सर एक्सपोनेंशियल बाकी फंक्शन का, फंक्शंस में कैसे समझेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x, उसका डिफरेंशिएशन वही रहता है। ठीक है, उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो उसको अगर हम लोग समझना चाहेंगे ऐसे तो हम लोग उसको बस याद रखते हैं कि एक्सपोनेंशियल का ex ही होगा। ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यूटी करके एक चैप्टर है, एक टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उससे हम लोग प्रूफ करते हैं उससे हम लोग प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, जैसे किसी का भी साइन फंक्शन का, कॉस फंक्शन का, या फिर किसी का भी कोई भी फंक्शन का हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ex को प्रूफ करेंगे ना, तो हम लोग को फिर fx को kex करके मान के करना पड़ेगा, k को कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा, इस तरह प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ करना अभी तो जरूरी ऐसा नहीं है, तो जितना भी इवन क्लास 12 तक का भी जरूरी नहीं है कुछ, हम लोग को बस रिजल्ट याद रखना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, उसे पर प्रूफ हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग को बस ये देखना है। हाँ, जब मैक्सिमम ये पढ़ेंगे तो कुछ फंक्शंस का हम लोग को ग्राफ को समझना है, बहुत सारा फंक्शन आएगा, उसके ग्राफ को हम लोग को समझना है। जैसे अगर बोलेंगे कि डेरिवेटिव cos x sin x ex log x, ठीक है, तो इन सभी का हम लोग को स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है, ठीक है, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। log x का 1/x, एक्सपोनेंशियल का ex, फिर sin x का अगर हम लोग बात करेंगे तो cos x, इस तरह cos x का माइनस sin x। ठीक है, इस तरह से हमको याद रखना पड़ेगा। और एक टर्म आएगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 में, उससे हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, जब मैक्सिमम पढ़ेंगे ना, उस समय हम लोग कुछ फंक्शंस का ग्राफ भी पढ़ेंगे, मतलब किस तरह मैक्सिमम वैल्यू आता है, किस तरह मिनिमम वैल्यू आता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो देखे थे, नेक्स्ट टर्म क्या है वर्क निकालने का? थर्ड मेथड क्या बोले थे? तीसरा मेथड क्या बोले थे, बोलो। वर्क डन बाय एरिया एरिया अंडर अंडर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यस, वर्क डन बाय एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इसका एरिया लेंगे तो हम लोग को भी वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है ना, वर्क डन बाय एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अगर हम लोग इधर फोर्स लेते हैं, अब फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है। सपोज कोई वेरिएबल फोर्स लेके चलते हैं, तो वेरिएबल फोर्स में मान लो ऐसा कोई ग्राफ आया, ऐसा कोई ग्राफ आया, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ आया वेरिएबल फोर्स में, तो हम लोग यहाँ पे टाइम इंटरवल सपोज यहाँ का लेते हैं, या टाइम इंटरवल सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ का लेते हैं हम लोग, ये वाले पोर्शन का हम लोग लेते हैं, इस पॉइंट का x1, और इस पॉइंट का हम लोग डिफरेंशिएशन सॉरी पोजीशन कितना लेते हैं, x2।
ठीक है, अगर हम लोग छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है, ये वाला पार्ट, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट dx हो जाएगा। तो पूरा अगर हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम लोग इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो इस तरह के एरिया को निकालने के लिए हम लोग को एलिमेंट्री पार्ट लेके इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है, ये सब इंटीग्रेट किए तो उसी तरह एफ डी एक्स, और x1 से x2 तक हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग इस तरह यूज करेंगे इंटीग्रेशन का और एरिया अंडर द कर्व को निकालने के लिए। और अगर हम लोग को कुछ ऐसा फंक्शन दे दे, फोर्स कांस्टेंट हो गया, सपोज मान लो कि ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि सपोज फोर्स इज अ कांस्टेंट, तो कभी फोर्स कांस्टेंट भी तो हो सकता है, तो फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इस कंडीशन के लिए तो हम लोग आराम से रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, जो भी हम लोग का पर्टिकुलर जैसा भी ज्योमेट्रिकल शेप आएगा उस चीज का हम लोग एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है, तो जो भी हो यहाँ पे x इक्वल टू जो भी x2 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे सपोज 0 हो गया, या x मान लो यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एरिया, सॉरी ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, पोजिशन, इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, इधर फोर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो तब भी हम लोग को वर्क डन मिल जाएगा एफ एक्स, ठीक, तब भी हम लोग को वर्क डन मिल जाएगा। तो तीन तरीका वर्क डन निकालने का, एक वेरिएबल फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स, और एक एरिया अंडर द कर्व, एक एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन दे रहे, जल्दी से बना के दिखाओ तो। सर दो क्वेश्चन दे रहे ऊपर हैं, वाला ग्राफ दिखाइए ना, लिख रहे थे। अच्छा लिखो, चलो तुम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, हाँ, बना बताना कितना आंसर बोलना। दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ग्राफ वाला, एक वेरिएबल फोर्स वाला, ठीक है, पहले लिख लो। लिख लिए हैं, लिखे हो, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके, चलो ये क्वेश्चन बना तो ये वाला। पहला क्वेश्चन तुमको ये बनाना होगा, देखो क्या बोल रहे हैं। सपोज मान लो एक फोर्स दिया होगा, कैसा फोर्स, वेरिएबल फोर्स, -k/x², ठीक, डेफिनेटली वेरिएबल फोर्स है, और यहाँ पे बोला x इज नॉट इक्वल टू 0, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन by this force, ठीक, in displacing the particle in displacing the particle from x equal to plus a to x equal to plus 2a, ठीक है, यहाँ पे k कोई कांस्टेंट है, सपोज वेरिएबल फोर्स से इंटीग्रेशन करना होगा, बताओ तो आंसर क्या होगा, एक बार ट्राई करो, चलो सब लोग ट्राई करो एक बार।
आगे आंसर। बुलाया है। बोलो हाँ ना, किसी का आया कि नहीं? नो सर। नहीं आया। एफ दिया हुआ, बस इंटेशन तो करना है, और क्या, सिंपल सा इंटेशन होगा। नहीं आया किसी का भी, देखो। तो अगर हम लोग को वर्क डन निकालना है तो क्या बोले, क्या बताए, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। बहुत ही तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, सब लोग बना बना लोगे। देखो W को हम लोग लिख सकते हैं एफ डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का लिमिट दिया हुआ है, K कितना by 2 है, कितना आ गया, k/2 है, माइनस k/2 K by होगा, 2 है माइनस k/2 आंसर आएगा। सर, प्लस, माइनस K by 2 है। हाँ वेरी गुड, माइनस k/2 है। तो प्लस a से 2a तक, और ये वैल्यू दिया माइनस k/x² dx, ठीक है। तो सॉरी, हम लोग को ब्रैकेट में यहाँ डालना चाहिए था, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना है, माइनस k(x²) माइनस k/x² dx। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो k कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, a से 2a तक, और x ऊपर जगह माइनस k को बाहर निकाल दिया। चलो अब ये x⁻² dx हो गया। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को रिजल्ट, ये आ जाएगा हम लोग का x-2 + 1 -2 + 1, ठीक है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद, और माइनस के एक पहले से है, और यहाँ से a और 2a। तो यहाँ से सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, माइनस के x का वैल्यू -1/-1 a से 2a, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये तो प्लस हो गया, तो k हो गया, इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, है ना, 1/a x, x⁻1 is also written as 1/x। तो यहाँ से बस हम लिमिट पुट कर देंगे अब। तो अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो k 1/2a माइनस 1/a, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लेने से बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2a हम लोग एलसीएम ले लिए, a माइनस 2a, नहीं 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 ले लेते हैं। अच्छा, सॉल्व करने से डायरेक्ट तो आ जा रहा है, माइनस k/2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस k/2 है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर हो जाएगा माइनस k/2a। बोलो समझ में आ गया ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ तो वेरिएबल फोर्स का, जल्दी से सब लोग बनाओगे इस बार। 3 एग्जांपल बता दिए, सिमिलर एग्जांपल है, मतलब पहले जैसे बताया उसी तरह का, बस लिमिट चेंज कर देते हैं। तो एफ इस बार कितना दिया हुआ है, 2 + x, ठीक। वर्क डन निकालो, और वर्क डन निकालो जहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x = 1 मीटर से x = 2 मीटर। चलो इसको बनाओ, ठीक है। वर्क डन निकालना है W, कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, x पे डिपेंड कर रहा है फोर्स। बताओ कितना आंसर होगा, सब लोग ठीक से इंटीग्रेशन करो तो। कितना आ गया, सर 1/2। 1/2 कैसे आएगा, ठीक से करो कैलकुलेशन, 1/2 नहीं आएगा, सॉरी सर, ठीक। 7/2।
हाँ 7/2 वेरी गुड 3.5 जूल। सर हम एडिशन की जगह गलती से सब्ट्रैक्शन कर दिए थे। अच्छा 7/2 आएगा। ठीक, सभी का आ गया होगा 7/2। सर आ गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन निकाल रहे हैं, है ना, वर्क डन निकाल रहे हैं। dw = f dx। तो पूरा वर्क डन इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, अभी जस्ट ऐसे एग्जांपल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब यहाँ से बस लिमिट पुट कर देंगे हम लोग 1 से लेके 2। ठीक है, तो 1 से 2, तो एक बार 2 बाहर निकल जाएगा dx, और एक बार हो जाएगा x²/2 यहाँ पे, मतलब x dx। ठीक है, 2 dx और x dx 1 से 2, तो 2 dx का हो जाएगा 2x 1 से 2, और ये हो जाएगा x²/2, ये भी 1 से 2। बस वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 × 2 - 1 प्लस 4/2 माइनस कितना 1/2। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो कितना हो गया, 4 2 प्लस 3/2 मतलब 7/2 यानी कि 3.5 जूल। ठीक है, तो ये सब वेरिएबल फोर्स के एग्जांपल हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एरिया अंडर द कर्व वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, इसका एग्जांपल ही बता दे रहे हैं, फिर हम लोग एनर्जी पे आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो बोला गया कि अ फोर्स इफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ऐसे एक ग्राफ दिया हुआ है। ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह एक फोर्स जो है ऐसा स्ट्रेट लाइन में इस तरह ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब फोर्स इस तरह है। ठीक है, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये। तो इधर दिया हुआ है फोर्स न्यूटन में, यहां दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस पे। तो सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू सपोज है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे 10 न्यूटन वैल्यू है सपोज, और यहाँ पे वैल्यू है 2 न्यूटन। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन। इसी तरह यहाँ वैल्यू -2 न्यूटन है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे -10 है। ठीक, तो ये बताओ कि वर्क डन क्या होगा पहले -2 से 0 तक। ठीक है, पहले निकालो फाइंड द सर एक्स एक्सिस पे न्यूटन क्यों लिखे हैं? ओ सॉरी, यहाँ न्यूटन लिख दिए हैं, इसको ये कर दो, मीटर कर लो। ठीक है, तो निकालना क्या, देखो यहाँ पे निकालो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम पार्ट ए में x = -2 मीटर टू x = 0 मीटर। कितना वर्क डन होगा, -2 से 0 में, और दूसरा x = 0 मीटर से लेके x = 2 मीटर तक कितना होगा। यहाँ पे हम लोग को निकालना है वर्क डन।
कितना होगा बोलो? सर ए का -10 जूल और बी का 10 जूल। ए का -10 जूल, बी का 10 जूल, ठीक, वेरी गुड। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन देख रहे हैं, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये एग्जांपल के लिए बताएं कि ग्राफ से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए बताएं ग्राफ से कैसे बनाएंगे। जैसे पहला एक अगर हम लोग फाइंड करें तो ग्राफ कितना आएगा, -12 × 2 × 10। तो फॉर पार्ट ए के लिए हम लोग का ग्राफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ वर्क डन कितना आ रहा है, -12 2 × 10, तो आ जाएगा -10 जूल। और अगर बी के लिए हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन हो जा रहा है, जो कि 1/2 × 2 × 10 यानी कि +10 जूल। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ रहेगा, अगर नॉर्मल सा कोई ग्राफ रहे या फिर एरिया अंडर द कर्व निकाले, इंटीग्रेट करना पड़े, तो हमको वर्क डन मिल जाएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम लोग को रिलेशन देता है। ठीक है, चलो एक लास्ट सर क्वेश्चन है फिर हम, हाँ बोलो। सर यहाँ -12 क्यों? माइनस क्यों लिए हैं? सर माइनस -12। -12 नहीं लिए, एक्चुअली -2 लिए हैं इस यहाँ पे पोजीशन, इसलिए माइनस यहाँ लिख दिए। सर ठीक है, वर्क डन जो निकल रहा है जैसे -1/2 × 2 × 10, तो इसमें सर -1/2 क्यों लिए हैं? -1/2 नहीं लिए हैं, यहाँ वाला माइनस लिए, 2 वाला माइनस। ये यहाँ पे नेगेटिव है ना, यहाँ पे वैल्यू, तो -2 से 0 पे जा रहे हैं, मतलब -2 से 0 मतलब ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। फाइनल 0 हो गया, इनिशियल -2 है, तो यहाँ पोजीशन को बस लिखे है -2, है ना, तो नेगेटिव वर्क डन आया। और एक बार जब 0 से जा रहे हैं तो ये वाला वर्क डन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन निकल रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं वर्क डन वेरिएबल फोर्स का, उसके बाद हम लोग एनर्जी पे आते हैं, एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सब। ठीक है, फिर लोग स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ना है हम लोग को। चलो ये तुम लोग बना लो, तो जल्दी आंसर सही से बोलना। ठीक है, सब लोग ठीक से आंसर बोलोगे। देखो क्या दिया, एफ इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 4/x²। ठीक है, 4/x²। और यहाँ याद रखना कि x जो है उसका वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x न्यूटन पे है और फोर्स जो मीटर पे है। तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल टू 4 मीटर। ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हैं x इक्वल टू 4 मीटर से x इक्वल टू 2 मीटर तक ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। एक फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू 4/x², x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दे x इक्वल टू 4 मीटर टू 2 मीटर, तो हम लोग निकालना क्या, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो बताओ तो क्या होगा वर्क डन। सिंपल सा वेरिएबल फोर्स का ही एग्जांपल हो गया, सही से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सर 1 जूल। 1 जूल आ रहा है, नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा हमको भी। 1 जूल आ रहा है सभी का, बाकी लोग कितना आया, सही से कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। ठीक, और किसी का आया आंसर? यस सर। कितना है, 1 जूल? सर 1 जूल। ठीक, ठीक है, तब तो सही आंसर होगा। तो 4/x² dx, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो लिमिट 4 से लेके 2 तक, 4 बाहर आ गया, x -2 हो जाएगा dx, और 4 से 2, तो यहाँ पे फिर 4 और x का वैल्यू क्या होगा, -2 + 1/-2 + 1, 4 से लेके 2 तक।
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 4 x का पहलू -1 y -1 4 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो सॉल्व कर लो और क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 1/x और 4 से 2, सॉरी उल्टा लिमिट हम पुट कर दिए ना, पहले तो 4 ऊपर होगा, अपर लिमिट ऊपर होता है ना, उल्टा यहाँ पे लिख दिए हैं, हर जगह 4 ऊपर होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ हर जगह उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है। ठीक से लिख लो इसको, देखो यहाँ पे होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर 4 हो जाएगा, लोअर 2, 4 2, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, -4 1/4 -1/2, ठीक है। तो कितना आएगा सॉल्व करने से, 1 जूल आ जा रहा है, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया 1 जूल, इसको 2 कर देते, इसको 4 कर दिए, तो 4 3 नहीं 1 जूल कैसे आ रहा है, 1 जूल तो नहीं आ रहा है, 1/2 है ना, हाफ, ठीक है, 1 जूल आ जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 जूल, 1 जूल इज द आंसर, ठीक, समझ में आ गया सबको, तो 1 जूल आ जाएगा आंसर। चलो अब हम लोग देखते हैं एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब क्या होता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे काइनेटिक, पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी। बोलो यहाँ पे कोई डाउट किसी को है, बोलो कोई डाउट है तो, वेरिएबल फोर्स में कोई डाउट है किसी को, नहीं है, बोलो कोई डाउट है तो बोलो, वेरिएबल फोर्स पे बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन सभी का, कुछ बताओ हाँ या ना, कुछ बोलो। सर वहां पर शायद -1 जूल होगा, -1 जूल होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर टू 2 मीटर हो रहा है नेगेटिव में। सर क्योंकि 4 से 2 बोल रहा है, अच्छा 4 to 2 हो रहा है ना, ठीक है, माइनस कर लेना फिर, डिस्प्लेसमेंट देख लेते क्या दिया है, 4 to 2, यस सर, लिमिट जो है वो, हाँ हाँ हम पहले सही लिखे थे, मतलब ना 4 to 2 ही होगा, मतलब माइनस बनेगा, ठीक है कर लेना इसको, -1 जूल होगा, लिमिट डिस्प्लेसमेंट 4 to 2 हो रहा है, 2 to 4 नहीं, 4 to 2 नेगेटिव तरफ जा रहा है, 4 से 2 पे गया, कम हो रहा है, तो लिमिट चेंज कर लेना तो नेगेटिव आ जाएगा, -1 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 -1/4 आएगा, -1 जूल आ जाएगा, ठीक, तो चेंज कर लेना उसको। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी। तो देखो बहुत सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जैसे हम लोग बात करेंगे तो एनर्जी का फॉर्म क्या क्या होगा, सोलर एनर्जी होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी हो जाएगा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, ये सभी तरीके का एनर्जी होता है। उसमें एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को डील करेंगे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कोई ऐसा एनर्जी जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी कोई ऐसा एनर्जी है जो
वर्च्यू ऑफ मोशन के लिए हो रहा है, मतलब पार्टिकल यदि मोशन पे है तब उस पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी लगेगा। कोई भी पार्टिकल, सपोज वो प्रोजेक्टाइल में मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन में, या कोई कार मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल में मूव करेगा, हम लोग दौड़ रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लगेगा। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल या फिर एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का मतलब हो जाता है, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और द पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों टर्म को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दोनों टर्म को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों टर्म को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे तुम लोग के बुकलेट पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है सारा डेफिनेशंस वगैरह, तो इसलिए उसको लिखाएंगे, यहाँ बता समझा दे रहे हैं इसे। ठीक है, यही सब समझा दे रहे हैं। देखो तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जैसे हुए सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब होता है कि सन जो रेडिएट करता है एनर्जी को, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो प्लांट कलेक्ट करता है इस एनर्जी को, है ना, स्टोर करता है फूड बनाने के लिए, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो एक तरह का एनर्जी हो गया सोलर एनर्जी, समझ में आ गया? सोलर एनर्जी। दूसरा हो गया हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब कि जब भी एनर्जी रिलीज करता है, जब कोल, ऑयल या गैस को हम लोग बर्न करते हैं या वुड, तो क्या होता है, इससे इससे प्रोड्यूस होता है कुछ सेंसेशन ऑफ वार्म प्रोड्यूस होता है, मतलब कुछ हीट मिलता है। इस तरीके का एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। इसके अलावा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है? लाइट एनर्जी का मतलब कि एनर्जी का वैसा कोई फॉर्म जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ विजन में हेल्प करता है, सेंस ऑफ लाइट में हेल्प करता है। तो सन भी एक तरह का नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है। जैसे केमिकल एनर्जी के बारे में जानते हो कि फ्यूल को अगर बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल को या फिर नेचुरल गैस को, तो हम लोग केमिकल एनर्जी मिलता है। फूड जो होता है हम लोग ईट करते हैं, उस पर भी हम लोग केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी, पानी से जो एनर्जी मिलता है, मतलब वाटर जब फ्लो करता है रिवर पे, स्टीम जो होता है, इस सबसे हम लोग हाइड्रो एनर्जी मिलता है। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं विद हेल्प ऑफ हाइड्रो एनर्जी। इसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग एयर। तो मूविंग एयर की वजह से जो एनर्जी आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं विंड एनर्जी। नेक्स्ट वन इज ओशियन थर्मल एनर्जी, ओटीएल बोलते हैं। तो सोलर एनर्जी जो होगा स्टोर होगा इन द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। मतलब कोई भी अगर ओशियन पे सोलर एनर्जी स्टोर रहता है ओशियन पे, हमेशा किस फॉर्म पे रहता है वो? ओशियन थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। फिर होता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब अर्थ के अंदर, है ना, जो रॉक होता है फॉर्मेशंस, और जो फ्लूइड फ्लो करता है अर्थ के अंदर मॉल्टेन स्टेट में, जो भी आयंस फ्लूइड फ्लो करता है, उसकी वजह से एनर्जी आता है, उस एनर्जी को बोलते हैं लोग जियोथर्मल। फिर होता है बायोमास। बायोमास का मतलब हम लोग जब एनर्जी ऑब्टेन करते कोई भी बायोमास से, जैसे कि लिविंग मैटर और रेसिड्यूज हो गया, काउ डंग हम लोग लेते हैं, बायोगैस बनाते हैं उससे, है ना। तो दिस आर कॉल्ड बायोमास एनर्जी। व्हाट इज टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी मतलब इट इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द राइजिंग एंड फॉलिंग ओशियन टाइड्स। समुद्र का जो लहर होता है, लहर मतलब राइजिंग टाइड्स एंड फॉलिंग टाइड्स, उससे भी हम लोग को एनर्जी मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल एनर्जी या टाइडल वेव। फिर साउंड एनर्जी, क्लास 9 में तुम लोग पढ़ोगे। साउंड एनर्जी का मतलब होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उससे हम लोग को सेंसेशन ऑफ हियरिंग मिलता है। इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी बॉडी में अगर पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल दो तरीके का होगा। अगर पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा तो पोटेंशियल बोलेंगे,
अगर मोशन की वजह से आएगा तो काइनेटिक बोलेंगे। कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल। मतलब मैकेनिकल जब भी बात करेंगे तो मैकेनिकल का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय चार्जेस। चार्ज की वजह से जो एनर्जी मिलता है हम लोग को, आइदर चार्ज रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन पे, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की वजह से एनर्जी मिलता है हम लोग को, मैग्नेटिक बॉडी की वजह से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलता है। लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लास्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन की वजह से, मतलब हेवी न्यूक्लियर इधर ब्रेक करता है, नहीं तो फिर लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। तो इससे जो एनर्जी मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये सब कुछ एनर्जी का सोर्स है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इस एनर्जी के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं इस एनर्जी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी। सर हाँ सर हाँ एक बोलो। क्वेश्चन है जस्ट उसके नीचे कि as a body rolls down an inclined plane it has only kinetic energy, both kinetic and potential energy. बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। क्योंकि रोल अगर कर रहा है ना, देखो रोल अगर कर रहा है तो इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जैसे ऐसा है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो ये सर्टेन इसका हाइट है, तो हाइट भी इसका चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब mgh जैसे रोल करेगा और साथ में रोल कर रहा है तो मूव भी कर रहा है कोई वेलोसिटी से, तो इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ये मूव भी कर रहा है। सर ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑलवेज इज ए मैकेनिकल एनर्जी, हम बताएंगे। mgh आता है, क्यों हर बार mgh आता है हर पॉइंट पे। मतलब देखो, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, याद रखना। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल तुम्हारा एनर्जी mgh लग रहा है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, हर पॉइंट पे उतना ही आएगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन हर पॉइंट पे उतना ही आएगा। उस चीज को हम बताएंगे डिराइव करके लास्ट में। ठीक है, तो फ्री फॉल में अभी के लिए याद रखो कि mgh लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन वो बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, जो कि mgh के बराबर ही आ रहा है फ्री फॉल के केस में। ठीक है, उसी को हम लोग प्रूव करेंगे और बोलेंगे कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, उसी को प्रूव करके करेंगे आगे हम लोग उसको प्रूव, देखेंगे हर पॉइंट में mgh ही आता है। ठीक है, देखो ऑफिस के बाद जो क्वेश्चन है इसको बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास स्पीड, दोनों से भी डिपेंड करेगा, मास और स्पीड दोनों पे। ठीक है, mv² होता है, हाफ mv², पढ़ेंगे आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मिनिमम। अच्छा, स्प्रिंग की बात करेंगे, कंप्रेस कर रहे हैं कि इलॉन्गेट कर रहे हैं तब पता चलेगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन, हाफ mv² करना पड़ेगा। 100 मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक कितना पूछा गया है, तो क्या होगा हाफ mv²। A ball thrown upward from a point A, it reaches up to height point B and returns. क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, या फिर A पॉइंट पे या B पॉइंट पे mgh ही रहेगा हर पॉइंट पे। ठीक है, इस चीज को हम डिराइव भी करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हर पॉइंट पे mgh क्यों आता है, डिराइव करेंगे हम लोग आगे। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं फिर। अभी हम लोग देखते हैं काइनेटिक का डेरिवेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं काइनेटिक का डेरिवेशन। ठीक है, तो इसको तो समझ में आ गया होगा, ये सब बेसिक बात था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी और फिर देखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल। पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी पहले ही बोले कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से ही होगा। मतलब एनर्जी ऑलवेज पोजेस्ड ऑफ अ बॉडी only due to its motion or by virtue of its motion is called kinetic energy. बट पोटेंशियल क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो पोटेंशियल स्प्रिंग पे लग सकता है, वो और जो एरो होता है उस पे, है ना, कोई भी रबड़ स्ट्रेच करे उस पे,
किसी बॉल को फेंक रहे ऊपर उस पे, मतलब कहीं भी हम लोग पानी को स्टोर कर रखे हैं उससे पोटेंशियल देख रहे हैं हम लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन पे पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक हम लोग बोल रहे हैं। तो काइनेटिक का डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कितना वैल्यू आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, उसको हम बता रहे हैं अभी, बहुत ही सिंपल है, सब लोग जानते हो। जैसे कि देखो काइनेटिक में क्या बोले, काइनेटिक मतलब बॉडी मूव कर रहा है। जब भी बॉडी मूव करेगा तो इतना तुम जानते हो कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उसका, मूव करेगा तो कुछ फाइनल वेलोसिटी अटेंड करेगा। ठीक है, तो इस ड्यूरिंग इस पूरे जर्नी पे अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब बॉडी मूव अगर करेगा तो कुछ फोर्स लग रहा है उस पर, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एम ए के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई माइनस यू स्क्वायर बाई 2a के बराबर। तो वहां से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। तुमको बता रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आया, बता रहे हैं। ठीक है, देखो देखो तो ये काइनेटिक का डेरिवेशन है। एक सेकंड रुको, देखो काइनेटिक क्या होता है। देखो काइनेटिक क्या बोल रहे हैं हम लोग, अब मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। मूविंग बॉडी जो होता है वो क्या करता है, वो वर्क करने पे कैपेबल होता है हमेशा। कोई भी मूविंग बॉडी क्या हो रहा है, वर्क करने पे कैपेबल हो रहा है ना। एक सेकंड रुको, हाँ यहाँ देखते हैं हम लोग। तो मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बिकॉज इट्स मोशन। कोई भी अगर मूविंग बॉडी मूव कर रहा है या वर्क कर रहा है, कैपेबल है वर्क करने पे, तो किस वजह से कर रहा है, उसके मोशन की वजह से कर रहा है। विदाउट मोशन ये कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक काइनेटिक एनर्जी अटेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ग्रीक वर्ड काइनेटिकोस से आया है, इसका मतलब होता है टू मूव, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो ये डेफिनेशन लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी possessed by a body due to its motion. It is measure of the work done of the object against the opposing force before it comes to rest. है ना, तो कुछ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का, जैसे कि बॉल रोलिंग ऑन द सरफेस बिकॉज इट कैन अनदर बॉल into motion by striking it, bullet fired from the gun, water in a motion, fast wind, moving hammer, falling body as it can break something or which it falls. So all are kinetic energy. It has a velocity as well as mass. So if we consider the expression for kinetic energy, तो एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे एक बॉडी है मान लो, इस बॉडी का मास शुरुआत दोनों, मतलब बॉडी का मास m दिया हुआ है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये बॉडी हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ताकि ये मूव करे। कुछ देर के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें, कितना डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालेंगे यहाँ से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इक्वेशन मोशन लगा के। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, और इस डिस्प्लेस किया, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग s फाइंड आउट कर लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ से सॉल्व कर ले, वर्क डन को हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहाँ से वर्क डन को क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन भी होता है। तो हम लोग वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो फोर्स का क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग के पास कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, 2 मिनट लगेगा करने में, तो ये कट गया, तो कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो बेसिकली कितना आएगा, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, u इक्वल टू, तो उस समय बोल देंगे हाफ एम बी स्क्वायर। तो यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, क्योंकि बॉडी मोशन पे है, यही वर्क डन स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट पे।
ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। सर इसी को हम लोग बोलते हैं। हाँ, सर वर्क और एनर्जी में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? वर्क और एनर्जी में डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कैपेसिटी जो है वर्क करने का उसको हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं। कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना, मतलब जितना कैपेसिटी लग रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जितना कैपेसिटी होगा हम लोग के पास, कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो अपने पास जितना एनर्जी होगा उतना हम लोग वर्क कर पाएंगे, या जितना वर्क होगा उतना ज्यादा एनर्जी है। तो दोनों इस तरह का कोई टर्म है कि रिलेटेड एक दूसरे से, है ना, मतलब ऐसे समझ लो कि वर्क डन ही एक तरह से एनर्जी है, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क। हम लोग के पास बहुत ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी है तो हम लोग ज्यादा वर्क कर पाएंगे, तो अगर मोशन पे है तो हाफ mv स्क्वायर वर्क कर पाएंगे, वही हम लोग का एनर्जी भी है। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो क्या है, वर्क डन ही तो है। किसी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, टुवर्ड्स ग्रेविटी ले आते हैं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स, और एच उसका हाइट, चाहे अबव ले या फिर डाउन लेके आए, तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ वर्क इज द बेसिकली एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क दोनों देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी हम लोग बोलते हैं, और दोनों को हम लोग इसलिए जूल भी लिखते हैं, यूनिट। ठीक है, तो जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा हम लोग के पास वर्क, जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा एनर्जी, ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब एनर्जी पोजेस बाय ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम लोग डिस्कस किए थे, बोले थे ओरली, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी मिल रहा है हम लोग को, आइदर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी मिल रहा है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि वर्क हम लोग इसमें क्या करते हैं, मेजर्ड बाय द वर्क दैट ऑब्जेक्ट कैन डू। एक्चुअली वर्क को ही मेजर कर रहे हैं इन पासिंग फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन टू सम जीरो पोजीशन। जैसे कि एक स्प्रिंग यहाँ पे है, स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि स्प्रिंग हम लोग एक बॉडी यहाँ पे v से आ रहा था, mv से, हाफ mv स्क्वायर इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब जाके आप हिट कर गया, तो जैसे ही हिट किया स्प्रिंग अपना पोजीशन को चेंज कर लिया, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। समझ में आ गया? एक जो ब्लॉक है मास, वो v वेलोसिटी से भागता हुआ आ रहा है और इसको हिट कर रहा है स्प्रिंग पे। स्प्रिंग पे एक मास अटैच्ड है, पहले उसका वेलोसिटी 0 है स्प्रिंग का। अब जैसे ही जाके हिट कर जाएगा तो ये ब्लॉक रुक गया, हिट कर गया तो ब्लॉक रुक गया भारी वाला, काइनेटिक खत्म हो गया। लेकिन काइनेटिक कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल पे, स्प्रिंग पोटेंशियल पे, क्योंकि देखो अब ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m कन्वर्ट इनटू इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। समझ में आ गया? बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलो, बहुत सिंपल है, मतलब कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। बोलो, कोई डाउट है? सर बताओ। हाँ बोलो। सर जैसे ये ब्लॉक ऑफ मास m जो है, स्मॉल m, हाँ हाँ, वो जब गया और उससे कोलाइड हो गया मास m के साथ, तो सर इस ब्लॉक का भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। किस ब्लॉक का? हाँ बिल्कुल होगा। किस ब्लॉक का जो कोलाइड कर गया? सर ब्लॉक विथ मास स्मॉल m। ब्लॉक विथ मास स्मॉल एम ना, वो रुक गया ना जाके, उसका वेलोसिटी 0 हो गया। जब वो टकरा के रुक गया, वो आ रहा था वेलोसिटी से, ये भारी मास है, ये यहाँ पे इसको हिट किया, ये रुक गया। अब जैसे ही रुक गया तो अब ये वाला मास ब्लॉक, ये जो कैपिटल मास है वो मूव करने लगा, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी को अटेंड कर लिया। कैसा पोटेंशियल? इलास्टिक पोटेंशियल, स्ट्रेच हो रहा है इसीलिए। देखो पोजीशन चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन जब भी चेंज होगा बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल इसलिए बोलेंगे।
ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं और एनर्जी में यही सब, इसका बस प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, एनर्जी में ज्यादा कुछ नहीं है। एक तुम लोग हम पढ़ा देंगे स्प्रिंग एनर्जी बढ़िया से, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है सब पढ़ा देंगे। 9 में तो यही सब चीज है, 9 के अलावा स्प्रिंग फोर्स थोड़ा पढ़ा देंगे, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से बता देंगे। और 9 में यही सब है एनर्जी। और इसका प्रॉब्लम आज देंगे सॉल्व करने, ग्रुप में दे देंगे कुछ देर बाद, तो उसको सॉल्व करना जरूर। एनर्जी का क्वेश्चन दे देंगे बुकलेट से, तो पूरा बुकलेट को बना लो जल्दी जल्दी एकदम, जितना जल्दी हो सके बुकलेट बना लो, ठीक है, जितना जल्दी हो सके बुकलेट बना लो। चलो देखो जल्दी से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ऐसे टाइम तो हो गया बस 5 मिनट और, 5 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है। देखो तो ये तुम लोग के पास बुकलेट में हम उसी से बता दे रहे हैं, इसको लिखवा नहीं रहे, नोट्स लिखवाने में टाइम भी जाएगा, और ये सब तुम लोगों को पता होगा, बेसिक डेफिनेशन बस है, तो ये सब देख लोगे तो एक बार याद हो जाएगा, भारी भरकम चीज नहीं है सब, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, टेक अ वुडन लैमिना, अ नेल एंड हैमर, पोजिशन द नेल ऑन द लैमिना विद इट, मतलब बोला जा रहा है कि अगर हम लोग, बस हम पूरा बता देते हैं, ऐसा नहीं, इतना नहीं पढ़ रहे, ठीक है, बता दे हिंदी में क्या लिखा हुआ है। अगर एक हम लोग हैमर लिए और एक प्लैंक ले लिए, उसमें हम लोग नेल लगा दिए, तो ऑब्वियसली हैमर को हम लोग जितने दूर से फेंकेंगे, यानी कि जितने ऊपर से फेंकेंगे, ये नेल उतना ज्यादा अंदर इंसर्ट करेगा, उतना इंसर्ट करेगा। एक बार यहाँ से फेंके, कभी यहाँ से फेंके, उसके ऊपर फेंके, तो जितना ऊपर फेंकेंगे उतना इंसर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका उतना पोर्शन बढ़ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो mg तो कांस्टेंट है, वेट तो कांस्टेंट है इसका, तुम्हारा हैमर का वेट तो कांस्टेंट mg, मान लो मास m है हैमर का, और g तो कांस्टेंट होता है एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट हैमर का कांस्टेंट है, बट हाइट बढ़ जा रहा है, जितना हाइट से फेंकेंगे उतना वर्क करेगा हैमर, तो उतना पोटेंशियल होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में, जैसे कि एक ब्लॉक मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो mgh हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो कुछ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन h जो है वो बदल रहा है, h ऐसे था, फिर h चेंज हो रहा है, h क्या हो, कम होते गया, h यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, तो h जो इस तरह चेंज करते रहता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसके बाद दस द पोटेंशियल इज डिफाइंड, डिफाइंड तो हम लोग कर ही लिए हैं सब लोग, तो इसलिए पोटेंशियल हम लोग डिफाइंड करते कैसे, पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल। जैसे कि एरो है, स्ट्रेच स्प्रिंग है, या फिर गुलेल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, है ना, गांव में बच्चा लोग खेलता, शहर में भी खेलता था पहले, तो इसमें पत्थर को लगा के ये स्ट्रेच हो रहा है, तो मतलब वर्क डन कर रहा है ये पत्थर स्टोन, यहाँ पे एरो वर्क डन कर रहा है, पोटेंशियल इनमें। तो एग्जांपल हो गया स्ट्रेच बो, स्ट्रेच रबर बैंड, वुंड स्प्रिंग, ऑल द एग्जांपल्स बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल को पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे काइनेटिक, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, और हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे जो फ्री फॉल वाला क्वेश्चन है, और स्प्रिंग फोर्स पढ़ा देंगे, ठीक। आज हम क्वेश्चन बहुत सारा देंगे इस चैप्टर का, तो ऑब्जेक्टिव सारा बनाओगे, जो डाउट होगा पूछना, ठीक है। बोलो कोई डाउट किसी को है, कुछ और कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं? सर हाँ बोलो बोलो। सर कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें किसी बॉडी का, कोई बॉडी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करे लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ना करे। काइनेटिक एनर्जी पोजेस करे, पोटेंशियल ना करे। हाँ एक कार मूव करे स्ट्रेट लाइन पे, है ना, एक कार मूव करे स्ट्रेट लाइन पे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई बॉडी है, मास एम है इसका, ऐसे मान लो ये वाला, एक सेकंड रुको, देखो जैसे कोई ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें पोटेंशियल नहीं होगा, इसमें खाली काइनेटिक ही होगा, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि पोजीशन इसका नहीं बदला, ग्राउंड पे ही है, ये ऊपर इसको नहीं लेके जा रहे हैं, है ना, उसको ऐसा नहीं लेके जा रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट पे ही है, आगे बढ़ेगा रेफरेंस पॉइंट पे ही बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा ये इंक्लाइंड पे, तब इसमें पोटेंशियल भी आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर इंक्लाइंड पे आ जाएगा तो हाइट भी चेंज हो जा रहा है, तो ये
पोजीशन भी चेंज हो रहा है यहाँ से, बट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो सिंपल इसमें काइनेटिक रहेगा। हम लोग दौड़ रहे हैं तो हम लोग पे क्या लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है। पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, लैटेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उस बच्चे का पोटेंशियल काफी अच्छा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, या फिर उस स्पोर्ट्स पर्सन का, प्लेयर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अच्छा स्कोर करेगा। तो पोटेंशियल मतलब हम लोग के अंदर में जो वर्क डन है ना, पोटेंशियल मतलब पोजीशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वर्क डन है, लैटेंट वर्क डन, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। तो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसमें काइनेटिक लगेगा हमेशा। ठीक, और कोई डाउट बोलो? नहीं, ठीक है, चलो आज बनाओगे हाँ सब लोग, आज हम होमवर्क भेज देंगे ग्रुप में, सब लोग ट्राई करना। अच्छा, अंशुल एक कुछ क्वेश्चन भेजा था ना, वो एक्सप्लेनेशन करने बोला था, हम बता देंगे तो हम क्लास में ही बता देंगे। उसको टू बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है टाइम सर। नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, इतना क्लास हम ले रहे थे ना, और हम देख ही नहीं पाते डाउट, हम बता देंगे तुमको। ठीक, सॉल्व ठीक करके है भेज सर। देंगे, नहीं तो हम तुमको क्लास में ही समझा देंगे। टू बॉडी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन से बताना पड़ेगा आपको थोड़ा। ठीक है, चलो सब लोग पढ़ो अच्छे से और हम क्वेश्चन भेज देंगे कुछ देर में।